सो आइए आज चर्चा शुरू करेंगे फ्रिक्शन के एक स्पेशल केस को जिसको कहते हैं टू ब्लॉक सिस्टम। ये आपने प्रैक्टिकली फील किया होगा कि जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लिया ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास m1 है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है जिसका मास m2 है। तो अगर आपने किसी एक बॉक्स को, किसी एक ब्लॉक को मूव कराया तो दूसरा भी उसके साथ मूव करेगा। ये डिपेंड करेगा फ्रिक्शन के ऊपर। तो दूसरा कब मूव करेगा, कई बार देखा गया है, आपने प्रैक्टिकली भी किया होगा कि किसी बुक के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा आपने और नीचे से बुक पुल किया तो वो फॉल हो जाता है। इसके पीछे दो कारण हैं। मतलब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता है, जिसकी वजह से एक ब्लॉक को जैसे ही पुल किया दूसरा ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया, यानी इसको जैसे ही आगे बढ़ाया ये ब्लॉक डाउन हो गया। कॉज है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब क्या है कि जब ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से यहाँ रुकना शुरू करेगा तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में अगर फ्रिक्शन काम कर रहा होगा तो ये फ्रिक्शन इसे अपने से चिपकाए रखना चाहेगा और उसकी वजह से हो सकता है कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें। वही केस है जिसकी डिस्कशन आज करनी है। मान लिया ये सरफेस स्मूथ है और इस स्मूथ सरफेस के ऊपर ये m1 रखा हुआ है और उसके ऊपर m2 है और इसके बीच में कुछ फ्रिक्शन है। मान लेते हैं फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट म्यू है। स्टैटिक और काइनेटिक रफली अराउंड म्यू मान करके चलता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि इक्विवेलेंट कई बार काइनेटिक के माना जाता है। हालांकि काइनेटिक थोड़ा सा कम होता है स्टैटिक से, ये आप जानते हो। लेकिन मान लिया कि दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसमें दो केसेस बनते हैं, दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बड़ा ही पॉपुलर सा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। केस नंबर 1 ये है कि इसमें जो फोर्स लगा हुआ है वो नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ है। मान लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स आपने F लगाया नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर, यानी कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन m1। ये केस नंबर 1 है जिसमें यहाँ एक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वजह से ये m2 साथ चलेगा या नहीं चलेगा, गिरेगा, क्या केस है, उसकी एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि एक फोर्स अप्लाइड है, आप ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन बताओ, या फिर इन दोनों के बीच का म्यू बताओ जब ये दोनों साथ साथ चलें, या फिर नीचे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन बताओ जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ। हर तरीके के केस के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझना ज़रूरी है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे वो समझिए। सबसे पहले तो जब आप नीचे वाले, और मैं बता दूं ये ब्लॉक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, यानी इस पूरे सिस्टम को, यानी कि m1 को, मेनली m1 को नीचे से कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिल रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब मान लिया इसके ऊपर फोर्स लग रहा है m1 के ऊपर, तो शुरू करते हैं। फिलहाल एक सिचुएशन मानते हैं कि अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो जब साथ साथ चलेंगे तो इनके बीच में जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा, कॉमन एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेशन का फार्मूला पहले से जानते हैं। ए का फार्मूला होता है F/m। F का मतलब है F टोटल यहाँ और मास टोटल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रॉपर सिनेरियो में आपने जो F लगा रखा है, यानी टोटल फोर्स आपने F लगा रखा है और टोटल मास इन दोनों ऑब्जेक्ट का अगर देखें तो m1 + m2 है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कॉमन एक्सेलरेशन अगर निकाला जाए तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू F/m1 + m2 हो जाएगी। यानी अगर इस फोर्स की वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ चल रहे हैं तो इन दोनों का मास और इस पे लगा हुआ फोर्स को डिवीजन में ले आएँ, यानी F को m1 + m2 से डिवाइड करें तो कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक भी मूव करेगा और उसी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक भी मूव करेगा। तो जो सबसे पहला पार्ट आपको सोचना होता है वो कॉमन एक्सेलरेशन के बारे में सोचना होता है। आई होप कि आपको ये क्लैरिटी आ गई। लेकिन ये एक्सेलरेशन दोनों का तभी होगा जब दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था जिसको कि हमने यहाँ से समझा और किया। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मैं इस पार्ट को हटाता हूँ और आपको एक दूसरी कंडीशन समझाता हूँ। सो ओवरऑल आपने ये देखा कि टू ब्लॉक सिस्टम में अगर दोनों ऑब्जेक्ट किसी फोर्स की वजह से चल रहे हैं तो इनके बीच में कॉमन एक्सेलरेशन F/m1 + m2 होगा। अब
एक बात और समझिए यहाँ, अगर ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तो इसका ये वाला फोर्स इसके ऊपर लगा हुआ है लेकिन चल ये भी रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो M2 मूव हो रहा है, M2 के ऊपर इस F का कितना शेयर लगा होगा, कितना अमाउंट लगा होगा, इस F का कितना अमाउंट यहाँ लगा होगा, तो आप न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा हुआ फोर्स उस ऑब्जेक्ट का मास और उसकी एक्सेलरेशन के ठीक इक्वल होता है। ये आप जानते हो पहले से। इस तरीके से आप ये पता लगाते हो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी फ़िलहाल इफेक्टिव अमाउंट ऑफ फोर्स या इफेक्टिव अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, और उस एक्सेलरेशन से ये पता लगता है कि इफेक्टिव अमाउंट ऑफ फोर्स कितना लगा है। तो अगर मैं M2 के मास से उसकी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दूं तो M2 पर्टिकुलर के ऊपर लगा हुआ फोर्स हमें पता लग जाएगा। आपको कहीं ना कहीं पता है कि अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इनके बीच में जो कॉमन एक्सेलरेशन है दिस इज M1 प्लस M2। आई होप आपको ये क्लियर है। यानी ये जो अमाउंट है ये वो एक तरीके से आप ये समझिए कि ये अमाउंट एक तरीके की रिक्वायरमेंट है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट साथ चल रहे हैं तो कॉमन एक्सेलरेशन दिस के लिए कितना फोर्स इसके ऊपर लगना चाहिए जिससे कि ये साथ साथ चलेगा। ये तो पहली बातचीत होगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ है कि ये जो F2 के लिए रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सोचिए इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन कर रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा फ्रिक्शन। अगर इन दोनों सरफेस के बीच में यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो ये साथ चलते नहीं। तो M1 ने M2 को ऐसे ग्रैब कर रखा है अपनी रफनेस की वजह से, दोनों की रफनेस में इंटरलॉकिंग है और वो कह रहा है आगे चलो, यानी M1 M2 को आगे ले जाना चाह रहा है। यानी वो फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है और पूरा करता है। यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था इस एंटायर सेगमेंट का। यानी ये जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कौन पूरा करने वाला है, तो आंसर इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन जब यहाँ लगना शुरू होगा यानी इसको आगे ले जाएगा, तो आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन एक तरीके का वेरिएबल फोर्स है, जितना आप अप्लाई करते हो उतनी ही फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है, लेकिन तब तक जब तक लिमिटिंग लेवल ना आ जाए। आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसे आप कहते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन तक अगर फोर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो फ्रिक्शन पूरा कर सकता है। सबसे पहले यहाँ जरा देखते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ कितना लग सकता है। मैक्सिमम अमाउंट जिसका नाम आप पहले से जानते हो, अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड। कितना फ्रिक्शन आप यहाँ ऑफर कर पाओगे, जिसको कि यहाँ कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला आपको पता भी है कि इसका फार्मूला होता है म्यू एस टाइम्स ऑफ एन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ तो म्यू एस और यहाँ एन, इन दोनों सरफेस के बीच में लगा हुआ फ्रिक्शन, इनका म्यू, दोनों सरफेस की म्यू, और जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा होगा उस पर डिपेंड करेगा। आपसे अगर पूछा गया है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्शन कितना, उसी का रिप्लाई रिएक्शन। अब ध्यान से देखिए तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है वो M2 का वेट है, यानी M2 का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, उसी का रिएक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है। यानी कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कहीं ना कहीं M2 के वेट की वजह से लग रहा होगा, म्यू एस टाइम्स ऑफ M2G। फिर से सोचिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि M2 का वेट ही है जो M1 को दबा रहा है, तो M1 नॉर्मल रिएक्शन ऊपर दे रहा होगा किसके इक्विवेलेंट, तो आंसर इज वेट के इक्विवेलेंट। किसका वेट, M2G। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि काम कर सकता है। सपोज ये अमाउंट की वैल्यू है 50 और ये रिक्वायरमेंट 20 है, तो बड़े आराम से फ्रिक्शन इसको फुलफिल कर देगा। अगर ये 50 है और ये भी 50 है तब भी ये बात हो सकती है। लेकिन सोचिए साथ चलने के लिए रिक्वायरमेंट अगर ये 100 है और ये 50 है, तब फ्रिक्शन सरेंडर कर देगा कि नहीं भाई इतना तो मैं नहीं दे सकता, मेरा मैक्सिमम अमाउंट म्यू एस टाइम्स ऑफ M2G है। दिस इज स्टोरी। यानी कि अगर ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं तो इन दोनों बीच की जो फ्रिक्शन है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तभी दोनों साथ चल पाएंगे। ये थी मोरल स्टोरी। यानी यहाँ लिखता हूँ कि टू मूव टुगेदर, ये बात आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है, टू मूव टुगेदर फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फोर्स रिक्वायरमेंट
फॉर द मूवमेंट ऑफ सेकेंड बॉडी, यानी F2 से या तो बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। दिस इज द केस, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का मतलब है, फ्रिक्शन फोर्स का मतलब है कि म्यू एस टाइम्स ऑफ m2g शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2 टाइम्स ऑफ f अपॉन m1 प्लस m2, यानी m2 से m2 डिडक्ट हो गया तो आपको कहीं ना कहीं ये सीन क्लियर है कि ये m1 प्लस m2 को आप लेफ्ट में भेज दो, यानी म्यू एस टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू f। ये बेसिक और प्राइमरी कंडीशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो आपको ये पता लगा कि म्यू एस टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 इंटू जी बड़ा होना चाहिए, यानी स्पेशल कंडीशन जो आप ऑलवेज चेक करेंगे वो है कि अगर ये जो फोर्स नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ है अगर वो म्यू टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ जी से के बराबर या फिर छोटा है, सिर्फ तभी दोनों ब्लॉक साथ चल पाएंगे, अदरवाइज ये साथ नहीं चलेंगे। समझ गए लॉजिक? आप समझ गए क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है उससे फ्रिक्शन बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रिक्शन की है कि वो इसे साथ साथ लेकर के जाए। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में ये चेक करिए आप कि म्यू एस टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 इंटू जी क्या f से बड़ा है या बराबर है, तो साथ चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सीधा एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो भी f अप्लाइड है उन दोनों के मासेस से डिवाइड कर दीजिए, आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट का कॉमन एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन केस नंबर 2 में ऐसा हो तब क्या हो, जब ये f ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो। तो आई होप ना आपने इसको समझ भी लिया, नोट भी कर लिया। अब फाइनली आते हैं कि तब क्या होगा जब ये f बड़ा होगा, तो फिर हमें इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस कैसे निकालनी है, क्या क्या समझना है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और देन फिर आगे बढ़ते हैं। सो आइए समझते हैं कि अगर ये f m1 प्लस m2 इंटू जी से बड़ा हुआ तो ये वाला f जो यहाँ लगा हुआ है, सिचुएशन बहुत साफ है कि अगर ये फोर्स ज़्यादा बड़ा हुआ, आपने देखा भी होगा किसी, जैसे ये चौक है, मैं ज़्यादा तेज हाथ लूँगा तो ये चौक नीचे गिर जाएगी। एग्जैक्टली नीचे नहीं गिरेगी, थोड़ा सा आगे गिरेगी, उसकी एनालिसिस अभी करते हैं। लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा। एक बार फिर से कहता हूँ, यानी ये ऑब्जेक्ट साथ नहीं चल रहा है, सिर्फ m1 आगे जा रहा है, यानी ये जो फोर्स है अल्टीमेटली इससे m1 आगे बढ़ने वाला है। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस m1 का, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो f है वो सिर्फ इस m1 पे काम करने वाला है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब ये फिसलेगा आगे तो इन दोनों के बीच की जो फ्रिक्शन है, m2 ने जो दबा रखा है m1 को, वहाँ एक फ्रिक्शन काम करेगा, और अगर ये रिलेटिवली आगे की तरफ स्लाइड होने की कोशिश करेंगे तो m2 का जो फ्रिक्शन है वो इन्हें पीछे की तरफ पुल कर रहा होगा। जो भी फ्रिक्शन लगा हो, फ्रिक्शन ऐसा तो नहीं लग रहा, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो पीछे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, यानी इस m1 के ऊपर एक बैकवर्ड फ्रिक्शन भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं पीछे की तरफ। और इन दोनों का डिफरेंस, अब आप देखिए ये जा कहाँ रहा है, राइट की तरफ, यानी ये f ज़्यादा ताकतवर है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए f माइनस दिस करेंगे, तब जाकर के कॉमन एक्सेलरेशन, सॉरी कॉमन नहीं, तब जाकर के एक्सेलरेशन ऑफ m1 आएगा। यानी आप फ्री बॉडी FBD ऑफ m1 अगर आप देखो तो राइट की तरफ f, लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन, और इन दोनों के डिफरेंस की वजह से नेट फोर्स, और उस नेट फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं FBD ऑफ m2, जरा m2 के बारे में सोचिए कि अगर नीचे वाला ब्लॉक फिसल रहा है आगे की तरफ, तो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, यानी उस फ्रिक्शन की वजह से m1 इससे कहेगा आप भी चलो। ये अलग बात है, दोनों साथ साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि साथ चलने के लिए ज़्यादा एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट, ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट, सॉरी कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है नीचे वाले पे। ऊपर वाले को ज़्यादा फोर्स चाहिए जो कि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है प्रोवाइड करने के, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो उसे आगे ले ही जाएगा। यानी ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा हुआ है, सिर्फ फ्रिक्शन। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यानी m2 खाली नहीं है, जो भी फ्रिक्शन उन दोनों के बीच में है वो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है वो इसको भी आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। आप ये ना सोचें पीछे लगेगा, नीचे वाले पे पीछे लगेगा, लेकिन ऊपर वाले के ऊपर यही फ्रिक्शन आगे की तरफ काम करेगा।
दिस इज स्टोरी। यानी कि अगर मैं इसके ऊपर लगे हुए नेट फोर्स की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स फ्रिक्शन के ठीक बराबर होगा। फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के बीच में जो लगा हुआ है वो म्यू एस टाइम्स ऑफ m2g के इक्वल है। एफ नेट का फॉर्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ से m2a होता है। म्यू एस टाइम्स ऑफ m2g के ठीक बराबर होगा m2a। m2 से m2 आप डिडक्ट कर देंगे, यानी अगर मैं a2 की बात करूं सेकेंड यानी m2 के इफेक्टिव एक्सेलरेशन की, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा फार्मूला मिलता है एंड दैट इज म्यू एस टाइम्स ऑफ g। आई होप कि ये कहानी स्टोरी आपको क्लियर हुई प्रॉपर अच्छे से, कि जो सेकेंड बॉडी की एक्सेलरेशन होगी वो म्यू एस टाइम्स ऑफ g होगी तब जब फोर्स ज़्यादा बड़ा होगा नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा उसको बैलेंस करने के लिए। देन अब यही स्टोरी है, मान लिया आपको नीचे वाले की एक्सेलरेशन निकालनी हो m1 की, तो m1 की एक्सेलरेशन में आप ये कहानी समझते हैं कि यहाँ राइट की तरफ f और लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन, तो f नेट अगर मैं पूछूं f नेट ऑन m1 तो आप लिख देंगे m1a का जो फार्मूला होगा वो होगा f माइनस फ्रिक्शन, यानी a, इसको मैं a1 लिख देता हूँ, यानी a1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी f माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाई m1। ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, a1 का। अब आप फ्रिक्शन की वैल्यू पहले से ही जानते हो, उन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन का अमाउंट ये है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f माइनस म्यू एस m2g डिवाइड बाई m1। आई होप आपको क्लियर हुआ ये सीन कि अगर फोर्स ज़्यादा बड़ा है उस म्यू एस टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 इंटू जी के, तो फिर स्टोरी ये होगी कि दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। सेकेंड वाला यानी m2 इस एक्सेलरेशन से और m1 इस एक्सेलरेशन से फ्री बॉडी के साथ। आपको सारी कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई। तो सबसे पहले क्या चेक करना है वो पता लगा, और f अगर लेस है तब तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड है, दोनों साथ चलने वाले हैं, और f बड़ा है तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालने का ये तरीका होता है। तो आई होप आपको फर्स्ट केस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ टू ब्लॉक सिस्टम में। अब वक्त है सेकंड केस का। सेकंड केस में यही f अगर यहाँ लगा हो तब क्या कंडीशन है दोनों के साथ साथ चलने की, उसकी एनालिसिस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 के ऊपर, जहाँ फोर्स अपर ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ है, यानी m2 के ऊपर लगा हुआ है। सो आइए केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 में ये है कि m1 और m2 यानी ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ है फोर्स। खैर फिर से वही बात आ जाती है कि अगर मान लीजिए कि ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर लगाया और फ्रिक्शन की वजह से दोनों चिपके और साथ चले, तो फिर से कॉमन एक्सेलरेशन का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m1 प्लस m2, ये आपको पता है। और एक और बात, इस फोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ चाहिए साथ चलने के लिए, तो इसका नाम मैं F1 रख देता हूँ, जो कि इसके ऊपर लगा हुआ अमाउंट है, इसका शेयर यहाँ। तो आपको पता है इसकी इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए इसका फोर्स और इसकी खुद की एक्सेलरेशन तो कॉमन ही है, तो आप लिख सकते हैं m1 F अपॉन m1 प्लस m2। कॉन्सेप्ट आपको पता लग चुका है। कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत बेसिक, कि ये जो फोर्स है अगर ये दोनों को चला रहा होगा तो कॉमन एक्सेलरेशन F अपॉन दोनों मास का सम, और इसका कितना शेयर इस पे लगा होगा वो इसका मास और इसकी एक्सेलरेशन, यानी m1 इंटू a, यानी दिस मच अमाउंट। ये F1 है, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स जिसकी वजह से ये साथ साथ चलेगा। अब फिर से वही बात आ जाती है कि इसको पूरा कौन करेगा, तो आंसर इज फ्रिक्शन। अगर ये साथ चल रहा होगा तो इसके बीच एक फ्रिक्शन लगी होगी, वो फ्रिक्शन इसको साथ लेकर के जा रही होगी, तो इसका मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कौन करने वाला है, तो आंसर इज फ्रिक्शन करने वाला है। अगर ये रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन फुलफिल करने वाला है, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला कितना है, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, तो आपको पता है अभी भी m2 का वेट m1 पे लगा हुआ है, तो फ्रिक्शन जो भी लगेगा वो m2 के वेट की वजह से लगेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि फ्रिक्शन म्यू एस m2 टाइम्स ऑफ g आ जाएगा। तो ये सेकेंड सिनेरियो रहा, म्यू एस m2 टाइम्स ऑफ g। अब अगर ये इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है, ये आपको पता है कि ये जो अमाउंट है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन मैक्सिमम इतने अमाउंट में लग सकता है। आपको पता है फ्रिक्शन इतना ऑफर करेगा अमाउंट मैक्सिमम,
और ये उसको चाहिए, तो अगर ये फ्रिक्शन इस अमाउंट से बड़ा हुआ तभी तो साथ साथ चल पाएंगे, अदरवाइज साथ नहीं चल पाएंगे। यानी कि आपको बेसिक बात पता लग गई है कि टू मूव टुगेदर क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू F1। F1 इज रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स टू मूव M1 टुगेदर विद M2, और फ्रिक्शन जो है जो सप्लाई करने वाला है इस नीड को, तो फ्रिक्शन उस नीड से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ देखो म्यू एस टाइम्स ऑफ M2G शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, तो आंसर इज M1 F अपॉन M1 प्लस M2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ M1 और यहाँ M2 है तो पुराने केस की तरह ये कटेगा नहीं, ये यहाँ आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली आप इसको भेजो, M1 को इधर भेजो, यानी आप ये लिख सकते हो कि F शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G, और साथ में एक और रेशियो बनेगा M2/M1। ये एक एड ऑन वैल्यू है। पुराने केस में और इस केस में सिर्फ M2/M1 रेशियो का फ़र्क पड़ेगा। पुराने केस में म्यू एस टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 इंटू G था, इस नए केस में इस एंटायर अमाउंट के साथ M2/M1 भी आएगा। एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर ऊपर वाले के ऊपर फोर्स लगा है तो नीचे वाले के ऊपर कितना लगेगा, M1A। अगर दोनों साथ चलेंगे, ये रिक्वायरमेंट होगी साथ चलने की, इसके ऊपर जो लगनी चाहिए, इसके ऊपर फोर्स फ्रिक्शन लगाएगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये फ्रिक्शन इस रिक्वायरमेंट से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि F इस अमाउंट से लेस होने चाहिए। पुराने केस में सिर्फ इतना था, नए केस में जब ऊपर वाले M2 पे लगेगा तो M2/M1 और आ जाएगा। याद रखने के लिए इतना ध्यान रख सकते हैं कि नीचे लगेगा तब तो दिस मच अमाउंट, अगर ऊपर लगेगा तो M2/M1 डिवाइड में आ जाएगा उसी फैक्टर के साथ। दिस द सीन। तो आपको दो बातें दोनों ध्यान रखनी है। केस नंबर 1 में आपको पता है कि F लेस देन इक्वल्स टू दिस अमाउंट, और केस नंबर 2 में F लेस देन दिस अमाउंट इनटू M2/M1। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई कि अगर साथ चलना है तो क्या रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ एक और बात फिर से, केस नंबर 2 कि अगर मान लेते हैं साथ नहीं चल रहे, तो इसका मतलब अगर ये फोर्स बड़ा हुआ तो F इज ग्रेटर देन म्यू एस टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 इंटू G और डिवाइड बाई M2/M1। इस अमाउंट से अगर ये फोर्स बड़ा हो गया तो फिर इसका मतलब दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। साथ नहीं चलेंगे का मतलब ये फोर्स इसको ले जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो इनके बीच में फ्रिक्शन लगा होगा, वो फ्रिक्शन इसे अपोज करेगा, लेकिन अब ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अच्छा, पुराने वाले केस में भी आप अपडेट कर लीजिएगा कि जब चलने वाला केस होता है तो फिर म्यू एस नहीं आता है, फिर म्यू के आता है, तो आप उसको अपडेट कर लेना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होगा और वो फ्रिक्शन इसे क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अगर ऐसे में कंक्लूजन तो आपको पता लग गई कि दे विल नॉट मूव टुगेदर, ये बात तो आपको पता लग गई है, दे विल नॉट मूव टुगेदर। यानी कि इसमें क्या होने वाला है, तो आंसर इज रिलेटिव स्लाइड विल हैपन। अब रिलेटिव स्लाइड होगा तो जरा इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालते हैं। सबसे पहले M2 के बारे में सोचते हैं। तो M2 के ऊपर फोर्स इधर लगा है और फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। क्यों फ्रिक्शन, क्योंकि जब ये फिसलेगा तो इसके ऊपर की जो फ्रिक्शन है वो इसे अपोज करेगी, यानी M1 इसे अल्टीमेटली अपोज करेगा, इसीलिए फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, और ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा जो कि लेफ्ट में लगेगा। तो यहाँ जो नेट फोर्स हो जाएगा, इसका मास M2 है, यानी M2A ठीक बराबर हो जाएगा F माइनस फ्रिक्शन के, F माइनस फ्रिक्शन के, यानी A की वैल्यू हो जाएगी F माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के टाइम्स ऑफ M2G और डिवाइड बाई M2। ये हो जाएगी एक्सेलरेशन सेकेंड ऑब्जेक्ट यानी कि A2 की। बहुत ही सिंपल है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सॉल्व हुआ। फिर से एक बार कह देता हूँ, राइट की तरफ फोर्स F1 लगा हुआ है, F लगा हुआ है, लेफ्ट M1 की वजह से एक फ्रिक्शन लगेगा और नेट फोर्स F माइनस फ्रिक्शन, क्योंकि F ज़्यादा पावरफुल है, ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है, तो F माइनस फ्रिक्शन, ये हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स का फॉर्मूला मास M2 इंटू A2 होता है, मास और एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स माइनस दिस वैल्यू डिवाइड बाई M2 होगी।
आई होप कि ये सारी कहानी आपको क्लियर है। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाता सेकंड केस में कि अगर मान लिया m1 की एक्सेलरेशन कितनी होगी, आई होप आपने इसको तो समझ ही लिया है। अगर m1 की एक्सेलरेशन आपसे पूछ ली जाती कि m1 का बताओ, तो आप एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ m1 का प्लॉट कर सकते थे। अब आपको पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा होगा तो ये इसको भी आगे की तरफ मूव करेगा ऐसे, यानी कि इसके ऊपर इकलौती फोर्स फ्रिक्शन लगी है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ जो नेट फोर्स लगा है एफ नेट, दैट इज फ्रिक्शन ऑनली। बार बार कह रहा हूँ नीचे वाला सरफेस स्मूथ है तो इससे कोई फ्रिक्शन ऑफर नहीं हो रहा है, तो एफ नेट इज इक्वल टू फ्रिक्शन हो जाएगा। एफ नेट का फार्मूला हो जाएगा m1a1 ठीक बराबर हो जाएगा म्यू के टाइम्स ऑफ m2 जी। इसका मतलब ये है कि m1 का फार्मूला हो जाएगा m2/m1 म्यू के टाइम्स ऑफ जी। आप ध्यान से समझें तो पुराने केस में केवल म्यू के टाइम्स ऑफ जी था, म्यू टाइम्स ऑफ जी। अभी म्यू के टाइम्स ऑफ जी के साथ m2/m1 भी आ गया है, ये वाला रेशियो रहेगा। तो जब नीचे वाले ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो जहाँ फोर्स लगा है उससे दूसरे की बात करेंगे तो आई होप कि ये सारे केसेस आपको समझ आए। बहुत ही आसान से केस थे। मैं इनको एक बार कंक्लूड करता हूँ कि आखिर फाइनली हमने पढ़ा क्या, चीज़ें क्या करी। आई होप आपको ये डेरिवेशन पार्ट सब समझ आया बहुत ही डिटेल के साथ। सो कंक्लूज़न ये है कि हमने 2 केस पढ़े 2 ब्लॉक सिस्टम में। केस नंबर 1 में दोनों ब्लॉक में से नीचे वाले के ऊपर फोर्स लगा, और इसमें ये वाला जो फोर्स लगा हुआ है अगर ये μs टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 जे से लेस देन या बराबर है तब दोनों साथ चलेंगे और इनकी कॉमन एक्सेलरेशन होगी f/m1 प्लस m2। लेकिन अगर ये फोर्स इस अमाउंट से बड़ा हो जाता है तो फिर ये साथ नहीं चलेंगे, रिलेटिव स्लाइड होगा। ऐसे में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर की एक्सेलरेशन होगी वो f माइनस फ्रिक्शन अपॉन इसका मास, यानी f माइनस म्यू के m2g अपॉन m1 हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन फर्स्ट ऑब्जेक्ट की। और सेकेंड ऑब्जेक्ट पे इकलौता फ्रिक्शन लगा होगा तो उसका फार्मूला म्यू के टाइम्स ऑफ g, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स ऑफ g। केस नंबर 2 में आपने कंक्लूड किया कि अगर ऊपर वाले के ऊपर लगा हुआ है तो f लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए μs टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 न्यू जी और m2/m1 के, क्योंकि m2 पे लगा हुआ है। और अगर साथ चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन सेम होगा। लेकिन अगर f इस अमाउंट से बड़ा हो जाता है तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे होगा वो सिर्फ फ्रिक्शन लगा होगा, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी वो म्यू के जी m2/m1 आ जाएगी। और इसके ऊपर 2 फोर्स लगे होंगे, राइट की तरफ फोर्स, लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन, तो दोनों का माइनस डिवाइड बाई इसका मास यानी m2, ये एक्सेलरेशन हो जाएगी सेकेंड ऑब्जेक्ट की। आप जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं 2 ब्लॉक पे आप आराम से ट्राई करेंगे, चुटकियों में क्वेश्चंस होंगे। बस ये 3-4 बातें आपको पता है, और लॉजिक तो एक ही 2 हैं जिसको आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि पूरा करता है इस नीड को, अगर वो रिक्वायरमेंट से बड़ा हुआ तो साथ चलेंगे, नहीं हुआ तो नहीं चलेंगे। तो आई होप कि आपको ये एंटायर पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया। आप न्यूमेरिकल लगाएंगे बहुत ही आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।